जिस सम्राट ने भारत को बनाया अखंड, युद्ध में लगे घावों को ही माना गया जिसका सौंदर्य, तलवार और संगीत पर जिसका था समान अधिकार, सुनिए गाथा महान भारतीय सम्राट समुद्रगुप्त की। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। एक समय था जब भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। छोटी बड़ी रियासतों पर कई राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन उनके बीच एक ऐसे पराक्रमी और महावीर सम्राट हुए जिन्होंने सभी राजाओं को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। वे गुप्त राजवंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक किया। उन्होंने छोटे बड़े राज्यों को जीतकर अखंड भारत की स्थापना की। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वे गुप्त वंश के दूसरे शासक थे। उनके शासनकाल के साक्ष्य कई प्राचीन गाथाओं और शिलालेखों पर मौजूद हैं, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने सम्राट समुद्रगुप्त के स्वर्णिम शासन को इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दिया। उनका शासनकाल 335 से 380 ईस्वी तक माना जाता है। समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे मुख्य स्रोत इलाहाबाद के पास प्राप्त हुआ कौशाम्बी शिलालेख है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। इस शिलालेख पर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, जिसका खूबसूरत शरीर युद्ध के कुल्हाड़ियों, तीरों, भाले, बर्छी, तलवारों और शूल के घावों की सुंदरता से भरा हुआ है। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त राजवंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी। बाल्यकाल से ही समुद्रगुप्त विलक्षण प्रतिभाशाली और साहसी थे। इसी वजह से पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना। हालांकि उनके और भी पुत्र थे, लेकिन समुद्रगुप्त की योग्यता को देखते हुए उन्हें ही शासन का अधिकार दिया गया। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान कवियों, विद्वानों, कलाकारों और भारतीय संस्कृति के धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक पहलुओं को बहुत बढ़ावा दिया। वे उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाले शासक थे। राजा समुद्रगुप्त ने ब्राह्मण, शूद्र, वैष्णव और शैव के आधार पर भेदभाव नहीं किया। वे दूसरे धर्मों और जातियों के साथ सहिष्णुता की भावना रखते थे। इतिहास में ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि राजा समुद्रगुप्त ने सीलोन के राजा मेघवर्धन के द्वारा भेजे गए दूत संदेश के आधार पर बोधगया में बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए विशाल बौद्ध मंदिर और विहार बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गुप्त राजवंश के दूसरे सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला था। इसके बाद उन्होंने निरंतर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने अपने पड़ोस के तीनों राज्यों से, अपने पहले आर्यावर्त युद्ध के अहिच्छत्र से अच्युत नागा, पद्मावती से नागा सेना और मथुरा से गणपति नागा पर विजय पताका फहरा दी थी। इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त ने कई राजाओं को जीता, जंगली जातियों पर अपनी सत्ता जमाई और सीमा प्रांत के जनजातीय नायकों को भी अपने वश में कर लिया। पंजाब की ओर अनेक गणराज्यों की बड़ी बड़ी सेनाओं को जीतकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर के कुछ राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण की तरफ अपना विजय रथ दौड़ा दिया। उनकी इन विजय गाथाओं पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी एक कविता में लिखा है, तुझे याद है चढ़े पदों पर कितने जय सुमनों के हार, कितने बार समुद्रगुप्त ने धोई है तुझमें तलवार। सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पल्लवों पर समुद्रगुप्त की जीत के अभियानों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। दक्षिणापथ के युद्ध में दक्षिण भारत के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने युद्ध के मैदान में हराया, लेकिन उदारता दिखाते हुए उन सभी पराजित राजाओं को उनका राज्य लौटा भी दिया, जिससे समुद्रगुप्त राजाओं के राजा यानी महाराजा बन गए थे। दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के किनारे उन्होंने अपनी महान शक्ति का विस्तार किया। पीठापुरम के महेंद्रगिरी, कांची के विष्णुगुप्त, कुर्ला के मंत्रराज, खोसला के महेंद्र और कृष्णा नदी तक समुद्रगुप्त की विजय पताका फहरा रही थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर में प्रचलित दिग्विजय के खिलाफ धर्म विजय की नीति अपनाई। दक्षिणी भारत के राजाओं को अपने राज्यों पर शासन करने का अधिकार और सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने फिर से उत्तर भारत की ओर रुख किया, जिसके बाद उनका दूसरा उत्तर भारत अभियान शुरू हुआ, क्योंकि सम्राट समुद्रगुप्त के पीठ मोड़ते ही उत्तर में विद्रोह शुरू हो चुका था।
समुद्रगुप्त की दक्षिण में विजय यात्रा बहुत सफल रही थी, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उत्तर के कई राजाओं ने अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर रखा था। ये सम्राट समुद्रगुप्त के खिलाफ खुला विद्रोह था। विद्रोह करने वाले राजाओं में रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत नंदी और बलवर्मा शामिल थे। समुद्रगुप्त के लिए एक बार फिर से उत्तर भारत में रण क्षेत्र तैयार था। युद्ध के मैदान में समुद्रगुप्त ने एक बार फिर सिर उठाने वाले राजाओं को घमासान युद्ध करके सबक सिखाया। उत्तरापथ के विद्रोह को कुचलते हुए समुद्रगुप्त अपने विजय रथ के साथ एक बार फिर पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र तक जा पहुंचे। समुद्रगुप्त ने सभी राजाओं और राज्यों को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब इस महान शक्ति के सामने किसी के पास सिर उठाने का साहस मौजूद नहीं था। समुद्रगुप्त के अधीन समहत, कामरूप, नेपाल, आसाम का नागा प्रदेश, देवाल और कुमायूं गढ़वाल के पर्वत प्रदेश कर्तरीपुर थे। साथ ही मालवा, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक नाम के गणराज्यों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। दक्षिण और पश्चिम के कई राजा बराबर समुद्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए उपहार भेजने लगे थे। समुद्रगुप्त का शासन पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक, उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंघल द्वीप तक फैल चुका था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के महादंडनायक हरिशेन ने लिखा है, पृथ्वी भर में उसका प्रतिरथ नहीं था, सारे आर्यावर्त को समुद्रगुप्त ने अपने बाहुबल से बांध रखा था। समुद्रगुप्त की कीर्ति चारों तरफ फैल गई थी। पूरे भारतवर्ष में उनका अबाध शासन स्थापित था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों, दरिद्रों और अनाथों को अपार दान दिया। शिलालेखों में मिले साक्ष्यों में चिरोत्सन्न अश्वमेधहर्ता और अनेकाश्वमेधजयी कहा गया है उन्हें। महाकवि हर्षण के मुताबिक उसका मन सत्संग सुख का व्यसनी था। समुद्रगुप्त के जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक धर्म के अनुगामी थे। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो समुद्रगुप्त में नहीं रहा हो। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की उनकी क्षमता अपूर्व थी। परशु, बाण, शंकु आदि अस्त्रों के घाव समुद्रगुप्त के शरीर की शोभा बढ़ाते थे। उनकी नीति थी साधुता का उदय हो, असाधुता का नाश हो। उनका हृदय इतना नरम था कि सिर्फ प्रणाम मात्र करने से पिघल जाता था। उन्होंने लाखों गायों का दान किया था। राजा समुद्रगुप्त की रुचि संगीत, कला, प्रेम, प्रशासनिक और राजनीति में थी। वे महान विजेता, दिग्विजयी, नीति निपुण शासक, राजनीतिज्ञ, साहित्य और कला प्रेमी दृष्टिकोण रखने वाले शासक थे। संपूर्ण भारत को तत्कालीन समय में राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता में बांधने वाला महान चक्रवर्ती सम्राट का द्वार सभी कवियों और विद्वानों से भरा हुआ था। वो संगीत में निजी तौर पर बेहद गहरी दिलचस्पी रखते थे। इतिहासकार वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा, लेकिन वो नेपोलियन से भी बड़े सम्राट थे, क्योंकि महाराजा समुद्रगुप्त नेपोलियन की तरह अपने जीवन काल में कभी भी पराजित नहीं हुए थे। समुद्रगुप्त ने भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। समुद्रगुप्त ने मुद्रा संबंधी अनेक सुधार किए। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं और उच्च कोटि की ताम्र मुद्राओं का प्रचलन करवाया। समुद्रगुप्त ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन नहीं करवाया। दान में भी वो शुद्ध सोने की मुद्राएं प्रदान करते थे। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार की मुद्राएं बयाना, बनारस, जौनपुर, बोधगया जैसे जगहों से प्राप्त हुई हैं। इसमें गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र, निहंता और वीणा से अंकित मुद्राएं उल्लेखनीय है। ये उनके शासन के वैभव का प्रतीक है। समुद्रगुप्त ने करीब 40 वर्षों तक उत्कृष्ट शासन किया। लंबे शासन के बाद समुद्रगुप्त की मृत्यु 380 ईस्वी में हुई। बाद में उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाया, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। तो ये थी भारत के महान शासक समुद्रगुप्त की गाथा, जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की पुस्तकों से गायब करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन उदय इंडिया आपको वास्तविक इतिहास की झलक लगातार दिखाएगा। आप देखते रहिए उदय इंडिया और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।